हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लेके आ रहे हैं और इन कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर हमने पहले परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट वीडियो देखा जिसमें परसेंटेज के सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया। उसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस पर गए। उसके बाद इसके पहले हमने टाइम एंड वर्क का भी कॉन्सेप्ट वीडियो देखा। अगर आप परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो आप मेरे उन वीडियोस को देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बच्चों, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, ये हमारा जो टॉपिक है, ये टाइम एंड वर्क के जैसा ही है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। इसके अंदर जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसके अंदर जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इसका जो फॉर्मूला है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप इसको जानते हैं। इसको शॉर्ट में बच्चों मैं ऐसे लिखूंगा, एस इज इक्वल टू डी बाय टी। आई होप आपको क्लियर है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का इसमें सीखने वाले हैं। आइए समझते हैं। अगर मुझे बच्चों टाइम बनाना होगा तो मैं क्या करने वाला हूं, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करने वाला हूं। क्लियर है? कि ये बात आपको क्लियर है? इसके बाद एक चीज और जो लास्ट कॉन्सेप्ट में भी हमने सीखा था, यहां पर भी हम सीखते हैं। अगर डिस्टेंस को फिक्स कर दिया जाए, मतलब डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाए, मैं रोज अपने घर से अपनी कोचिंग जाता हूं, तो ये डिस्टेंस मेरे लिए क्या है, फिक्स है। क्लियर है बात? अब जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो क्या लगता है आपको, मेरा जो टाइम है वो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? तो आप कहेंगे सर टाइम कम लगेगा। और अगर स्पीड बच्चों मैं कम करूंगा तो टाइम कैसा लगेगा? तो आप कहेंगे सर टाइम ज्यादा लगेगा। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस स्पीड इंक्रीज करने पर टाइम डिक्रीज होता है और स्पीड डिक्रीज करने पर टाइम इंक्रीज होता है। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। आइए बाय फॉर्मूला इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं डिस्टेंस के प्लेस पर 1 पुट करता हूं तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि स्पीड जो है वो इनवर्स ऑफ टाइम है। और अगर मैं सेकेंड फॉर्मूला में, टाइम के फॉर्मूला में डिस्टेंस की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि टाइम जो है इनवर्स ऑफ स्पीड है। तो इस तरह से सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि स्पीड का टाइम एंड डिस्टेंस का आपस में रिलेशन क्या होता है। तो स्पीड का टाइम एंड डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम एक मिनट में, एक सेकंड में, एक घंटे में जितने भी किलोमीटर, जितने भी मीटर, जितना भी डिस्टेंस कवर करते हैं, वही हमारी स्पीड होती है। इस स्पीड को बच्चों हम रेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक घंटे में 5 किलोमीटर चलता हूँ, ये मेरी क्या है, स्पीड है। मैं एक मिनट में 600 मीटर दौड़ता हूँ, ये मेरी क्या है, स्पीड है। मैं एक सेकंड में 5 स्टेप चलता हूँ, ये मेरी क्या है, स्पीड। तो 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 डे, 1 आवर में कवर किया गया जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम बच्चों स्पीड के नाम से जानते हैं। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? अब जो एग्जाम्स आप देने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम्स, उसके अंदर जो स्पीड आपको मिलेगी उसके साथ यूनिट से भी आप पता कर लेंगे कि वो स्पीड क्या है। मतलब स्पीड को हम यूनिट से भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारी स्पीड है। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कौन सा स्पीड है, कौन सा टाइम है, कौन सा डिस्टेंस है, तो कैसे डिसाइड होगा? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। स्पीड की यूनिट से आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो स्पीड है। आइए बताता हूँ इस टॉपिक में स्पीड की यूनिट क्या होंगी। तो स्पीड की सबसे पहली यूनिट होगी बच्चों किलोमीटर पर आवर। फ्रिक्वेंटली या मैक्सिमम यूज होने वाली जो हमारी यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है, सबसे ज्यादा यूज होगी। इसके बाद यूज हो सकता है मीटर पर मिनट, और फिर यूज हो सकता है मीटर पर सेकंड। तो ये 3 यूनिट्स हैं, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट और मीटर पर सेकंड। जब भी ये किसी नंबर के साथ आएंगी तो आप समझ जाइएगा कि वो वैल्यू स्पीड है। आई होप आपको क्लियर है। ऐसे ही डिस्टेंस को भी हम बहुत आराम से पहचान लेंगे। जब भी बच्चों डिस्टेंस आएगी तो उसके साथ किलोमीटर, मीटर, फुट या फीट, इस तरह से हमें वैल्यू मिलेंगी। स्टेप्स, इस तरह की वैल्यू हमें डिस्टेंस के साथ देखने को मिलेंगी। आई होप आपको क्लियर है। जब भी आप किसी नंबर के साथ इन यूनिट्स में से किसी एक को देखो, और मोस्टली किलोमीटर और मीटर ही मिलेगा, अगर आप इनको देखते हैं तो आप समझ जाइएगा ये एक डिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट अब टाइम की बात करते हैं बच्चों। टाइम टाइम जो होगा बच्चों आपका आवर्स में आएगा या फिर मिनट्स में आएगा और सेकंड्स में आएगा। तो टाइम की यूनिट से हम टाइम को
रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं किसी भी नंबर के साथ। अगर आवर्स लिखा है, मिनट्स लिखा हुआ है या फिर सेकंड्स लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वो वैल्यू टाइम है। क्लियर है बात? हम क्वेश्चन को वैसे तो समझ ही लेंगे, अंडरस्टैंड कर ही लेंगे, लेकिन हम अगर यूनिट्स याद रखते हैं तो इससे हमें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन सी स्पीड है, कौन सा टाइम है और कौन सा डिस्टेंस है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने एक फॉर्मूला देखा और उस फॉर्मूले में अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाता है तो कांस्टेंट करने के बाद स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, मतलब एक को बढ़ाने पर दूसरा कम होता है। फिर इसी के अंदर हमने तीसरी बात ये समझने की कोशिश की है कि स्पीड की यूनिट्स क्या होती हैं। हम यूनिट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज स्पीड और टाइम और डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती हैं एंड टाइम की क्या यूनिट्स होती हैं, ये सारी की सारी यूनिट्स हम यूनिट से भी हम पता कर सकते हैं स्पीड है, टाइम है या फिर डिस्टेंस। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। हर एक बात मैं बिल्कुल जीरो से समझाता चल रहा हूं ताकि आप हीरो बन जाए, आप 0 to 100% टाइम एंड डिस्टेंस में पहुंच जाएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पीड जो होती है उसे हम क्या कहेंगे? रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। ये एक रेट है जिसमें हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट, डिस्टेंस क्या है बच्चों? तो टोटल पाथ लेंथ। क्या है ये? टोटल पाथ लेंथ विच विल ट्रेवल। वो टोटल पाथ लेंथ है ये जिसको हम ट्रेवल करते हैं, ये हमारी डिस्टेंस होती है। और टाइम आप ऑलरेडी जानते ही हैं। टाइम किसे कहेंगे हम? ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। जर्नी की जो ड्यूरेशन होती है उसी को हम टाइम से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारे सामने हैं। फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने लिखा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आइए ये कैसे बना, ये अभी जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं स्पीड को किससे इंटू कर दूंगा? टाइम से। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा स्पीड इंटू टाइम। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या सीखना है देखिए, समझते हैं। नेक्स्ट, यूनिट्स। तो इसमें हमें यूनिट कन्वर्जन सीखना है। मतलब कभी किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर मिनट में कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात हमें समझना होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो आंसर आया है वो किलोमीटर पर आवर में आया है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो मीटर पर सेकंड में है या फिर मीटर पर मिनट में है। तो इट मीन्स हमें कन्वर्जन आना चाहिए, और ये बड़ा ही सिंपल सा मेथड होता है। आइए मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूं, ठीक है? तो बच्चों 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर्स, ये बात आपको याद रखनी है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। देन 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। देन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं 1 आवर की बात करूंगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे, आइए देखते हैं। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो पहले मैंने आवर्स को मिनट में चेंज किया, और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो मैं इसको इंटू कर दूंगा 60 से, तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स आ जाएंगे हमारे 3600 सेकेंड्स। आई होप आपको क्लियर है। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, वैसे बहुत छोटी है लेकिन कुछ बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज है। क्या है वो छोटी बात? कि जब हम ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं, जब हम ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है बात? और जब हम स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट आएंगे, स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में आएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। क्लियर है बात? यहां पर देखिए, यहां देखिए आप, देखिए यहां पर आर्स क्या है हमारा? ग्रेटर यूनिट, और सेकंड कैसा है हमारा? स्मॉलर यूनिट। क्लियर है बात? तो जब हम ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में गए तो हमने 2 बार 60 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पहले 1 आवर को हमने मिनट में चेंज किया तो 1 इंटू 60 60 आया, फिर 60 को हमने फिर 60 से इंटू किया, क्योंकि मिनट से हम और छोटी यूनिट में सेकंड्स में गए। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो 60 इंटू 60 3600 सेकेंड। मैंने आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज बताई है, समझाया है, कॉन्सेप्ट बताया है कि ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा, और अगर मुझे स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाना है तो मुझे डिवाइड करना होगा, इनवर्स, उसका उल्टा।
ये बात आप याद रखिएगा, ग्रेटर से स्मॉलर इनटू और स्मॉलर से ग्रेटर डिवाइड। एग्जाम्पल में समझाता हूँ। मेरे पास 100 रुपए का सिर्फ एक नोट है और अगर मैं इसको 10-10 रुपए में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास 10 नोट हो जाएंगे। तो मैंने बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट किया तो क्वांटिटी कैसी हो गई, बढ़ गई। क्या आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कन्वर्जन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं ये हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को चेंज कर रहे हैं मीटर पर मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये वाला मेथड भी सीखेंगे, समझेंगे, याद करना पड़ेगा आपको। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है मुझे, तो 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैं इसका इंटू करूंगा। और देखो, किलोमीटर और मीटर डिस्टेंस ऊपर है तो 1000 ऊपर आ गया, ठीक है। और आर को मिनट में चेंज करना है तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो मैं 60 का इंटू करूंगा। मतलब ऊपर मैं 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे मैं 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वैल्यू मेरी किलोमीटर पर आवर से किस में चेंज हो जाएगी, मीटर पर मिनट में। लेकिन हमें 1000/60 नहीं लिखना है, हमें इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू आएगी वो लिखना है। आइए देखते हैं। तो बच्चों ये 20 से कैंसिल हो जाता है, 23 जा और 25 जा 100, तो ये वैल्यू बन गई हमारी 50/3। तो जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 50/3 का। और ये 50/3 कहां से आया, ये आपके सामने। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें मीटर पर मिनट से वापस आना हो किलोमीटर पर आवर में तो क्या करें। तो अभी मैंने बताया था इनवर्स हो रहा है ना, इनवर्स। तो 50/3 का इनवर्स हमें लेना होगा। मतलब अगर हम 50/3 को डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन है वो, है ना, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। ये सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में जाने के लिए 50/3 आएगा और जब वापस आएंगे तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगा। क्या हो जाएगा ये फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 3/50। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि 50/3 कहां से आया और ये 3/50 कहां से आया। क्लियर है बात? चलें आगे। चलिए, अब इसके अंदर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज मैं अब कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूं कि बच्चों अगर मैं इस 3 को यहां और 50 को वहां शिफ्ट कर दूं तो पता चला कि 3 किलोमीटर पर आवर ही 50 मीटर पर मिनट होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। 3 किलोमीटर पर आवर ही 50 मीटर पर मिनट होता है। ये बात मुझे याद रखना है। अगर ये बात मुझे याद रहेगी और फिर मुझसे पूछा जाएगा, फिर मुझसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि 12 किलोमीटर पर आवर को चेंज करिए मीटर पर मिनट में, तो मेरा क्या आंसर होगा। तो मैं डायरेक्ट इस चीज को बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा, 3 को 12 कैसे बनाऊं, 3 को 12 कैसे बनाऊं, तो आप कहेंगे सर 4 का इंटू कर दो। करेक्ट। अब जो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा वही राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 4 जा 12 किलोमीटर पर आवर होता है तो 54 जा कितना हो जाएगा, 200 मीटर पर मिनट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 3 से कोई 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में चेंज करवाएगा तो 3 6 18 होता है, तो 56 कितना हो जाएगा, 300 मीटर पर मिनट। ये चीज हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? 3 किलोमीटर पर आवर अगर 50 मीटर पर मिनट के इक्वल है तो 3 का हाफ 1.5 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर मिनट के इक्वल होगा, तो आपका आंसर होगा 50 का हाफ 25 मीटर पर मिनट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जो मैं कह रहा हूं उसको बार बार सुनना होगा, समझना होगा, तभी आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और यकीन मानिए जो मैं समझाने वाला हूं, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपके सारे टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको किसी और टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कन्वर्जन जिसमें हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में चेंज करना सीखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड कन्वर्जन। सेकेंड कन्वर्जन में हमें किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो फिर से वही बात कहूंगा मैं, ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं एंड 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। करेक्ट। जब मैं इनको सॉल्व करता हूं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम। तो वैल्यू आई 5/18। तो जब भी किसी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज होना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
5/18 से, और वैल्यू मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। क्लियर? और अगर हमें वापस आना है, हमें मीटर पर सेकंड से वापस किस में आना है? किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे हम? इस फ्रैक्शन का इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका उल्टा कितना होगा? 18/5। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये 5/18 कहां से आया और ये 18/5 भी कहां से आया। क्लियर? चले आगे। अब मैं एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, या फिर अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाह रहा हूं। और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है बच्चों? वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर मैं इस 18 को यहां शिफ्ट कर दूं और 5 को यहां शिफ्ट कर दूं, तो मेरे सामने एक्चुअल कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि 18 किलोमीटर पर आवर ही इज इक्वल टू होता है 5 मीटर पर सेकंड के। 5 मीटर पर सेकंड के। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। 18 किलोमीटर पर आवर ही 5 मीटर पर सेकंड होता है। अगर कोई मुझसे कहता है कि 72 किलोमीटर पर आवर बताइए किसके कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, तो मैं कहूंगा आपने 18 को 72 इंटू 4 करके बनाया है, तो 5 में भी 4 का इंटू कर दो, सीधा 5 इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर कोई मुझसे कहता है कि 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, जो कि मुझे पता है ऑलरेडी होता है, और कोई मुझसे ये कहता है कि आप बताइए 9 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होगा, तो मैं उससे कहूंगा कि आपने 18 को हाफ कर दिया है, 9 बना दिया, हाफ कर दिया है, तो मैं भी 5 को हाफ कर देता हूं, आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड्स। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ रहे हैं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सिंपल है, अगर आप ये सिंपल समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा प्रो लेवल है, अगर आपको लोगों से आगे निकलना है तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप इनसे भी पास हो सकते हैं। क्लियर है बात? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि स्पीड के साथ यूनिट्स क्या होंगी? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस के साथ यूनिट क्या होंगी? किलोमीटर और मीटर। और आवर्स के साथ, टाइम के साथ क्या होगा? आवर्स एंड सेकंड्स और मिनट्स भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो हमें लेवल 1 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देती है, जैसे कि ये, जैसे कि हमारी ये। यहाँ पर बच्चों हमें स्पीड फाइंड करना है और हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का फॉर्मूला? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बच्चों? 120 किलोमीटर, तो हमने 120 किलोमीटर लिखा, और नीचे क्या लिख दिया हमने? 2 आवर्स। टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो स्पीड कितनी आ गई? आंसर है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में हम जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, बस वही हमारी क्या होती है? स्पीड। देखिए आंसर क्या आ चुका है हमारा? 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। आइए डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास स्पीड होना चाहिए। स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना है? 4 आवर्स। अब देखो बकायदा आर से आर कैंसिल होता है, देखो आर से आर कैंसिल होता है एग्जैक्टली exactly। और 50 इंटू 4 क्या बन जाएगा? 200। और 200 के साथ क्या आएगा? किलोमीटर। तो हमारी डिस्टेंस किस में आ गई? किलोमीटर में। तो आंसर होगा 200 किलोमीटर। क्या मेरी बात क्लियर है? मेथड समझ में आ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें फाइंड करना है, अब हमें क्या करना है? कन्वर्जन करना है। ठीक है, आइए कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन में ये कह रहे हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बता 90 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप किसी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो आपको इनटू करना होगा 5/18 से। एक मेथड, क्या आ जाएगा आंसर? 18 5 जा और 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड आंसर। और अगर आप इसकी जगह ये याद रख लेते हैं, क्या 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 5 मीटर पर सेकंड। अगर आपने ये याद कर लिया और फिर आपसे कोई कहता है कि अब बताओ कि 90 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, तो आपका आंसर होगा कि देखिए भाई साहब 18 5 जा 90 होता है कि नहीं? तो बस जो लेफ्ट साइड होगा वही राइट साइड होगा, क्योंकि मैथ्स में LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। तो 5 5 जा कितना आ जाएगा? 25।
1.5, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको मेरी सारी बात समझ में आ रही है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो रिलेटिव स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। क्या होती है बच्चों रिलेटिव स्पीड, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों जब एक से ज्यादा लोग एक साथ चलते हैं तो इन दोनों की स्पीड को जब हम मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो उससे बनने वाली जो स्पीड होगी उसको हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। आइए इसको समझते हैं कि इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है और क्यों ये हमारे लिए जरूरी है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपसे सबसे पहले ऐड करने वाली बात करता हूँ, किस क्यों कब स्पीड्स ऐड होती हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ हैं और हमारा हमारा फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। यहाँ एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ये मैं हूँ आई, और ये आप हैं यू, ठीक है, और ये हमारे बीच का डिस्टेंस है। तो जब मैं यहाँ से चल के आपके पास आया तो मुझे पर्टिकुलर एक टाइम लगा, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स। ओके, मुझे आप तक आने में, आप कहाँ हैं, अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, स्टिल हैं आप, ठीक है। तो जब मैं आपके पास आया तो मुझे कितने मिनट्स लगे, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स। ओके, समझना, अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए रिलेटिव स्पीड समझना बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड केस जो है ये हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है। अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा और आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आपकी तरफ चलूं और आप मेरी तरफ चलें, मतलब हम दोनों एक दूसरे की तरफ चलें, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस टाइम हमें टाइम 5 मिनट्स लगेगा, मोर देन 5 मिनट्स लगेगा, या लेस देन 5 मिनट्स लगेगा, बताइए। जब मैं आपके पास आया तो 5 मिनट लगे, लेकिन जब अब मैं सेकंड केस में मैं आपकी तरफ चला तो आप भी मेरी तरफ चले। अब बताइए, टाइम मोर देन 5 मिनट्स लगेगा, लेस देन 5 मिनट्स लगेगा, या 5 मिनट्स लगेगा। तो आप सबका आंसर आ रहा होगा सर, अब 5 मिनट से कम टाइम लगेगा। करेक्ट। टाइम क्या हो रहा है बच्चों, टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। यही तो बात थी हमारी, जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपको टाइम को कम करना है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। बोलो बात सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है, अगर आप टाइम कम करेंगे तो स्पीड को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। इसी प्लस को क्या बोला जाता है, रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोला जाता है इसे, रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो लोग, दो आर्टिकल, दो बस, दो ट्रेन, कोई भी दो आर्टिकल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से चलते हुए आते हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, क्योंकि टाइम एक दूसरे को क्रॉस करने में कैसा लगेगा, कम। एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम कैसा लगेगा, कम, इसीलिए दोनों की स्पीड को क्या कर दिया जाएगा, ऐड। आई होप आपको मेरी बात क्लियर है, समझ में आया, ये एग्जाम्पल समझ में आया। नहीं तो इसको दोबारा से रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा, ये माइनस कब किया जाएगा। आइए इस केस को समझने की कोशिश करते हैं, केस नंबर थर्ड। यहां पर हमारा टाइम 5 मिनट से क्या हो गया था, कम हो गया था सेकंड केस में। अब केस नंबर थर्ड आ रहा है हमारा, थर्ड केस। आइए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में बच्चों, जब मैं आपकी तरफ चला तो आपने मुझे देखा नहीं कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, और आपने क्या किया, आप अपोजिट, इधर जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा था उसी डायरेक्शन में आप चलने लग गए। जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी तरफ आ रहा हूं और आप मेरे ईस्ट में हैं, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में ही आगे मूव करने लगे, ठीक है। तो हम दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया, सेम। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बताइए कि अब मुझे आप तक पहुंचने में, क्योंकि आप यहां से आगे चलने लगे हैं, अब मुझे आप तक पहुंचने में क्या 5 मिनट लगेंगे, या 5 मिनट से कम टाइम लगेगा, या ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपका आंसर आ गया होगा, आप कह रहे होंगे मुझसे कि सर अब आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि जब तक सर आप यहां से चल के यहां पर आएंगे कितने मिनट में, 5 मिनट में, जब तक हम यहां से सर यहां आ गए होंगे। तो इसका मतलब आपको और आगे आना पड़ेगा, और आप और आगे आएंगे तो आपको टाइम और लगेगा। डिस्टेंस आप ज्यादा कवर करेंगे तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। और बच्चों, अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है, बच्चों टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज। स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज, कम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसी डिक्रीज होने को यहां पर सब्ट्रैक्ट करने से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे बोला जाएगा सेम डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन इज s1 माइनस s2। ये क्या है, इसे कहते हैं बच्चों मोड। मोड क्यों लगाया गया, क्योंकि कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर s1 40 किलोमीटर पर आवर हो,
और S2 50 किलोमीटर पर आवर हो, तो जब मैं 40 में से 50 माइनस करूंगा तो वैल्यू -10 आ जाएगी। और ये तो गलत है, कभी भी स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है। स्पीड का मतलब हमने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, और कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। इसका अगर कुछ ना कुछ डिस्टेंस लगा है, टाइम लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड भी होगी। नेगेटिव का मतलब होता है नथिंग। तो जब आप चले ही नहीं तो फिर क्या मतलब, और चले हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, और अगर कुछ ना कुछ होगा तो फिर ये माइनस में वैल्यू नहीं आ सकती। तो क्या करें, ये नेगेटिव वैल्यू ना आए, क्या करें, तो हमने इसको किस में लिख दिया, मोड में। और मोड में से कोई भी वैल्यू जब बाहर आती है तो क्या बन जाती है, पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है। क्या बन जाती है, वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। क्या आपको क्लियर है कहानी कि मोड क्यों लगाया जा रहा है, जिससे कि जो डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर हो। आई होप आपको बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कब प्लस करना है कब माइनस करना है। जब अपोजिट डायरेक्शन से आओगे तो दोनों की स्पीड को ऐड करना होगा, और जब सेम डायरेक्शन में जाओगे तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेना होगा। आइए एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। देखिए देखिए, तो मैं और मेरी फैमिली मेले से निकले अपने घर की ओर। समझने की कोशिश करो, ये हमारा घर है। मैं और मेरी फैमिली मेले से निकले अपने घर की ओर। थोड़ी दूर जाकर, या यहां पर जाकर, आधी दूर जाकर हमें याद आया कि अरे हमारा बैग तो मेले में रह गया। तो मैंने कहा रुको, मैं जाता हूँ और बैग लेकर आता हूँ। और मैंने अपनी फैमिली से बोला कि आप घर की तरफ चलो, मैं आता हूँ, ठीक है। तो मेरी फैमिली घर की तरफ चली और मैं यहाँ से फटाफट, यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। यहाँ आ गया मैं, ये मैं हूँ। मैंने फटाफट बैग लिया, और बैग लेने के बाद मैं ऐसे चलना स्टार्ट करता हूँ जब तक मेरी फैमिली थोड़ा सा और आगे पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई। जब तक मेरी फैमिली थोड़ा सा और आगे पहुँच गई। अब मैं यहाँ हूँ और मेरी फैमिली यहाँ है, और दोनों कहाँ जा रहे हैं, घर की तरफ, ठीक है। अब अगर मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर और मेरी फैमिली की स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए घर पहुंचने से पहले मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊंगा या नहीं। तो आपका आंसर होगा सर नहीं मिल पाओगे, क्योंकि आपकी और उनकी दोनों की स्पीड कैसी है, सेम है। 10 किलोमीटर की स्पीड से आप भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, तो वो जब घर पहुंच जाएंगे फिर उसके बाद फिर आप पहुंचोगे, क्योंकि आपकी स्पीड और उनकी स्पीड दोनों की कैसी है, सेम। और वो क्योंकि आगे हैं तो हमेशा आगे ही रहेंगे। क्या बात क्लियर है, चलिए समझ गया मैं आपकी बात। अब सेकंड केस में ऐसा करता हूं बच्चों, मैं मेरी तो 10 ही रहने देता हूं, इनकी स्पीड में 12 किलोमीटर पर आवर कर देता हूँ। 12 किलोमीटर, मेरी स्पीड 10 है और उनकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। क्या मैं अब अपनी फैमिली को घर पहुंचने से पहले मिल पाऊंगा? तो आपका आंसर होगा सर अब तो और नहीं मिल पाओगे। क्यों नहीं मिल पाओगे? क्योंकि सर इतना सारा तो डिस्टेंस था आपके बीच में, अब आप चल स्लो रहे हो, आपकी फैमिली फास्ट जा रही है और आप स्लो चल रहे हो, तो सर आप उनके पास तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। वो घर पहुंच जाएंगे फिर जाके आप पहुंचोगे। क्या बात क्लियर है? सही है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपके सामने थर्ड केस रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर होती और मेरी फैमिली की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होती, तो क्या मैं अपनी फैमिली तक पहुंच पाता? तो अब आप कहेंगे हाँ सर, अब आप कभी ना कभी तो उनके पास पहुंच ही जाते। कैसे पहुंचा मैं उनके पास? 10 किलोमीटर पर आवर से पहुंचा? नहीं, मैं पहुंचा हूं ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास 2 किलोमीटर पर आवर है ना, उसकी वजह से। अगर हम दोनों की स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहे तो क्या मैं उन तक पहुंच पाऊंगा? नहीं। उनकी स्पीड ज्यादा है, मेरी कम है, तो पहुंच पाऊंगा? नहीं। मेरी स्पीड ज्यादा है और उनकी स्पीड कम है, वो स्लो चल रहे हैं और मैं फास्ट चल रहा हूं, तो क्या पहुंच सकता हूं? हाँ, पहुंच सकता हूं। क्या 10 की स्पीड से पहुंचा? नहीं, 10 की स्पीड से नहीं पहुंचा। फिर किससे पहुंचा? इन दोनों के डिफरेंस से। ये जो 2 किलोमीटर पर आवर मेरे पास एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? मोर मीन्स होता है डिफरेंस। इस डिफरेंस की वजह से मैं पहुंच पाया। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो जब, अच्छा डायरेक्शन देखो हम दोनों का कैसा था, सेम। तो सेम डायरेक्शन में अगर आप सामने वाले तक पहुंचना चाहते हैं तो रिलेटिव स्पीड जो बनेगी वो किससे बनेगी? डिफरेंस से बनेगी। बिना डिफरेंस के काम नहीं चलेगा। और एक और चीज समझ लो, सुन लो, अगर पीछे से आने वाली कोई ट्रेन आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करना चाहती है तो ऐसा तभी होगा जब पीछे वाली ट्रेन की स्पीड इज ग्रेटर देन आगे वाली ट्रेन की स्पीड। अगर पीछे से जाने वाली कार आगे जाने वाली कार को ओवरटेक करना चाहती है तो ऐसा तभी होगा जब पीछे वाली कार की स्पीड ज्यादा हो आगे वाली कार से। अगर आगे वाली कार की स्पीड ज्यादा है तो पीछे वाली कार कभी भी इसको ओवरटेक नहीं कर सकती। ओवरटेक होता किससे है? ओवरटेक होता है डिफरेंस से। और एक चीज और,
जो पीछे जो गाड़ी आ रही है, जो भी व्हीकल, जो भी आर्टिकल है, उसकी स्पीड ज्यादा होना चाहिए आगे वाले से, तभी ओवरटेक होगा, नहीं तो ओवरटेक नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? S1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन S2, तभी जाके S1 क्रॉस S2। क्लियर? समझ में आ रही कहानी? अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है, इसी को रिलेटिव स्पीड कहते हैं, और सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस आता है, इसी को रिलेटिव स्पीड कहते हैं। अलग अलग केसेस में अलग अलग स्पीड आपको लेनी पड़ेगी। क्लियर है कहानी? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा इनवर्स रिलेशन स्पीड एंड टाइम। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जब जब आप स्पीड को बढ़ाएंगे तब तब आपका टाइम क्या होगा? कम होगा। स्पीड बढ़ाने से टाइम कम होता है और स्पीड कम करने से टाइम बढ़ जाता है। कॉमन सेंस वाली बात है, ज्यादा हम इसके अंदर डिस्कस अब नहीं करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पर बात करती है, ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर बात करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए समझते हैं। तो बच्चों, जब भी हम ट्रेन की बात करते हैं, सबसे पहले जो ट्रेन होगी हमारी, उसकी लेंथ आएगी। क्या आएगी? उसकी लेंथ। तो ट्रेन की जो लेंथ होती है बच्चों, वो मीटर में होती है। किस में होती है? मीटर में। अब ट्रेन का जो टाइम होता है बच्चों, टाइम, वो आवर्स में भी होता है। अगर बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना है तो आवर्स, अगर नॉर्मल डिस्टेंस कवर करना है तो मिनट्स, और अगर किसी पर्सन को क्रॉस करना है तो सेकंड्स। आगे बढ़ते हैं। इसकी स्पीड किस में होती है? तो ट्रेन की जो स्पीड होती है बच्चों, वो किलोमीटर पर आवर में होती है जनरली, लेकिन हम इसको मीटर पर मिनट में भी लिख सकते हैं, और इसको हम मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं, या फिर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, लेंथ, अगर लेंथ की जगह ट्रेन की डिस्टेंस की बात की जाती, डिस्टेंस की बात की जाती, तो डिस्टेंस किस में होती बच्चों? डिस्टेंस होती है हमारी किलोमीटर में। डिस्टेंस किलोमीटर में होती है मोस्टली। कभी कभी बहुत कम डिस्टेंस होती है तो हाँ मीटर में हो सकती है, लेकिन इससे छोटी डिस्टेंस नहीं होती है, क्योंकि ट्रेन एक बहुत बड़ी चीज है। बड़ी छोटी डिस्टेंस हम ऑटो वगैरह से, बाइक से, साइकिल से कवर करते हैं। ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? ट्रेन की। ट्रेन की हेल्प लेते हैं। क्या आपको मेरी बात पहुंच रही है? तो ये थोड़ी सी डिटेल आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो जब कोई ट्रेन, फॉर एग्जांपल ये ट्रेन है हमारी, ये जा रही है, ये ट्रेन जिसकी कुछ लेंथ है, ठीक है, और इसकी एक स्पीड है। ये ट्रेन जब किसी माइलस्टोन को, या फिर किसी पर्सन को, या फिर किसी पोल को क्रॉस करेगी, तो इसका टाइम कैसे आप फाइंड करेंगे? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस हमें लेना है, और स्पीड तो आपको पता ही है, क्योंकि ट्रेन चल रही है तो स्पीड किसकी होगी? ट्रेन की होगी। अच्छा, ये तीनों के तीनों आर्टिकल, माइलस्टोन तो चलता है नहीं, जो ट्रैक के पास में पत्थर लगे होते हैं, क्या वो चलते हैं? नहीं। क्या खंबे जो लगे होते हैं, पोल, वो चलते हैं? नहीं। पर्सन जो है वो चल सकता है, लेकिन ये पर्सन भाई साहब चल नहीं रहा है, ये अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और ट्रेन को आते हुए देख रहा है। अब ट्रेन जब इसको क्रॉस करके जाएगी तो ट्रेन का टाइम क्या होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारी ट्रेन है। अब ये ट्रेन आई, और क्या इस ट्रेन ने, सब हम ऐसा करते हैं, हम इस पोल की बात करते हैं, तीनों में ये तीनों हमारे लिए क्या है? पोल। इस हमारी ट्रेन आई और आते 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 ये यहाँ पर पहुंच गई। क्या इसने पोल को क्रॉस किया? नहीं। चली 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 यहाँ पर पहुंच गई। क्या पोल क्रॉस हुआ? नहीं। चली 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 यहाँ निकल गई। क्या पोल क्रॉस हुआ? हुआ। कब हुआ? जब ट्रेन ने अपने फर्स्ट एंड से कहां तक का डिस्टेंस कवर किया? लास्ट एंड तक का। और फर्स्ट एंड से लेके लास्ट एंड तक का जो डिस्टेंस होता है ट्रेन का, वो क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन, जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हमारा फॉर्मूला होगा। जब एक ट्रेन किसी पोल को, पर्सन को और माइलस्टोन को क्रॉस करती है, और पर्सन यहाँ पर क्या है? इन स्टिल कंडीशन, तो ट्रेन का टाइम कैसे फाइंड होगा? तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हमें यूज करना है। क्या बात क्लियर है बच्चों? चलें आगे। नेक्स्ट। अब अगर ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती, या किसी ब्रिज को क्रॉस करती,
है ना, या फिर किसी टनल को क्रॉस करती, ऐसे केस में जो ट्रेन का टाइम होता वो कितना होता, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, हम तीनों में से सिर्फ ये वाला केस समझ रहे हैं, ठीक है, और वो दोनों ही इसके जैसे हैं। तो जब आप ये केस समझ लेंगे तो उन दोनों के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। आइए, ये हमारी ट्रेन चली 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 चली। अच्छा, एक बात और, जो प्लेटफॉर्म होता है उसकी अपनी एक लेंथ होती है, इतनी लेंथ होती है कि पूरी ट्रेन उसके ऊपर आ जाती है ना। तो अच्छा खासा लंबा प्लेटफॉर्म होता है ना। और क्या प्लेटफॉर्म को आपने चलते देखा है? ऐसा हुआ है कि आप दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, कहाँ जाना है, आगरा जाना है, चलो भाई प्लेटफॉर्म पर आके खड़े हो गए और प्लेटफॉर्म चलने लग गया और आप कहाँ पहुंच गए, आगरा। ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। मतलब प्लेटफॉर्म मूव नहीं करते, है ना। मूव कौन करती है? ट्रेन। तो स्पीड किसकी आएगी? ट्रेन की। प्लेटफॉर्म कैसा है? स्टिल, लेकिन उसकी एक लेंथ होती है, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं पी से। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये ट्रेन आई, यहां पर पहुंच गई, क्या प्लेटफॉर्म क्रॉस हुआ? नहीं। चली 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 यहां पर आ गई, क्या प्लेटफॉर्म क्रॉस हुआ? नहीं। लेकिन ट्रेन ने प्लेटफॉर्म के फर्स्ट एंड से लेके लास्ट एंड तक का डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन प्लेटफॉर्म क्रॉस नहीं हुआ। प्लेटफॉर्म क्रॉस कब होगा? अब होगा, देखना। ये ट्रेन चली 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 और ये निकल गई। तो अब क्या हुआ? ट्रेन ने अपने फर्स्ट एंड से लेके अपना लास्ट एंड भी कवर किया। मतलब जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो पहले वो उस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को कवर करती है और फिर वो अपनी डिस्टेंस को भी कवर करती है। ये दोनों डिस्टेंस जब आपस में ऐड हो जाएंगी तब बनेगा टाइम ऑफ ट्रेन टू क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म। अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, किसी ब्रिज को क्रॉस करना है, किसी टनल को क्रॉस करना है, तो ट्रेन को अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कवर करनी होगी पर्टिकुलर स्पीड से, अपनी स्पीड से। जैसी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म भी आएगा। जो भी प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, 200 मीटर, 300, 400, जो भी गिवन में होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर। स्पीड लेकिन सिर्फ ट्रेन की होगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने सीखे ट्रेन से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर है। दो कॉन्सेप्ट इसके और होते हैं, आइए वो भी डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्या उसकी स्लाइड है मेरे पास। नहीं है तो फिर मैं यहीं बताऊंगा आपको। नहीं है मेरे पास, चलिए तो यहीं देखते हैं हम। यहाँ पर आइए, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, जुम जुम, इसकी लेंथ है L1 और स्पीड क्या है? S1। यहाँ से एक और ट्रेन आ रही है, जुम जुम, इसकी स्पीड है S2 और लेंथ है L2। क्योंकि दोनों की स्पीड है इसलिए मैं एक को S1 और दूसरे को S2 बोल रहा हूँ। क्योंकि दोनों की लेंथ है इसलिए मैं एक को L1 और दूसरे को L2 बोल रहा हूँ। डायरेक्शन दोनों का कैसा है बच्चों? डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड कैसी बनती है? दोनों का सम करने से। करेक्ट है। और क्यों करते हैं सम? ये आपको पता है, टाइम कम होगा स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? आइए देखिए, जब इसका टाइम, क्रॉसिंग टाइम निकाला जाएगा, कौन सा टाइम? क्रॉसिंग टाइम। भाई क्रॉसिंग टाइम, अच्छा हमारा क्रॉसिंग टाइम, कौन सा टाइम फाइंड कर रहे हैं हम? क्रॉसिंग टाइम। क्रॉसिंग टाइम अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो मेथड क्या होता है टाइम का? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? L1 प्लस L2। जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती हैं तो दोनों को एक दूसरे की लेंथ कवर करना पड़ेगी। आइए, मेरे पास एक छोटी सी ट्रेन है और एक बड़ी सी ट्रेन है। क्या इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया? नहीं। चले 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 चले, क्या आप क्रॉस हुआ? हाँ। कैसे क्रॉस हुआ? जब स्मॉलर ट्रेन और ग्रेटर लॉन्गर ट्रेन दोनों की लेंथ क्या हो गई आपस में? प्लस, तभी तो क्रॉस हुआ ना। देखो ये यहाँ पर है, क्रॉस हुआ क्या? नहीं। अब हुआ क्या? हाँ। तो जब दोनों ट्रेन अपनी लेंथ कवर करती हैं तब जाके दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर पाती हैं। क्या मेरा पॉइंट, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? तो लेंथ हमेशा ऐड होगी। अब आता है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है? ऐड S1 प्लस S2। तो ये बन गया हमारा कॉन्सेप्ट। जब दो अपोजिट ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उनका क्रॉसिंग टाइम क्या होगा? सम ऑफ देयर लेंथ अपॉन सम ऑफ देयर स्पीड। आई होप आपको क्लियर है। चलें आगे। वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? आइए देखिए। सो आ जाओ भैया, हमारी एक और ट्रेन उठा लेते हैं। आओ भाई ट्रेन, लेंथ क्या है आपकी? L1, स्पीड क्या है? S1। और एक और ट्रेन जा रही है इसके ठीक आगे, उसकी लेंथ क्या है? L2 और स्पीड क्या है? S2। हमने कहा S1, क्या आपको S2 को क्रॉस करना चाहते हो? हाँ, क्रॉस करना चाहते हैं। मैं आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करना चाहती हूँ, ओवरटेक करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि क्रॉसिंग टाइम बन जाए। तो हमने कहा ठीक है,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस क्या होगी आइए समझते हैं। यहां से देखना, ये ट्रेन हमारी, अच्छा सबसे पहली चीज, अगर पीछे वाली ट्रेन को आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करना है तो S1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन S2। S1 हमेशा बड़ा होगा S2 से। पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तभी वो आगे वाले को क्रॉस कर पाएगा। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। तो अगर इसको क्रॉस करना है तो ज्यादा होना चाहिए इसकी स्पीड उससे, है चलो मान लेते हैं। अब ये जा रही है क्रॉस करने वाली, यहां देखो ये जा रही है जूम, ये यहां तक पहुंच गई, क्रॉस हुआ नहीं, जूम, यहां तक पहुंच गई, क्रॉस हुआ नहीं। लेकिन देखो S1 ने S2 कवर कर लिया है, S1 ने S1 ने सेकंड ट्रेन की स्पीड लेंथ को कवर कर लिया है यहां से लेके यहां तक, लेकिन क्रॉस नहीं हुआ। अब क्रॉस कब होगा? जब ये S1 ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन अपनी लेंथ कवर करेगी, देखो फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक ये कवर हो गया, हुआ, और जैसी कवर हुआ तो क्या हो गई? क्रॉस। तो जब दोनों डायरेक्शन, दोनों ट्रेन का डायरेक्शन सेम है और पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करना चाहती है तो लेंथ तो भाई साहब प्लस करना पड़ेगा। चाहे ये ट्रेन सुपरमैन की हो तो भी देखो जूम उड़ के जा रही है, फिर भी देखो क्रॉस हुआ क्या? नहीं हुआ। क्रॉस हुआ क्या? नहीं हुआ। क्रॉस हुआ, हो गया। कब हुआ? जब दोनों लेंथ आपस में ऐड हो गई। अगर ये नीचे ये गड्ढा खोदती हुई चली जाए, ये जा रही है, जा रही है, जा रही, क्रॉस हुआ क्या? नहीं हुआ। हुआ हुआ हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब हुआ क्या? हाँ हो गया। कब हुआ? जब दोनों लेंथ आपस में प्लस हो गई। तो क्रॉस करना है चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन हो, लेंथ हमेशा ऐड होगी, दोनों ट्रेन की लेंथ हमेशा ऐड होगी। लेकिन स्पीड क्या क्या होगा भाई साहब, ये देख लीजिए। जब डायरेक्शन सेम होता है तो मैंने आपको बताया रिलेटिव स्पीड में क्या लिया जाएगा? डिफरेंस। तो नीचे क्या आएगा? S1 माइनस S2। क्या बात क्लियर है? एग्जाम्पल से समझाऊं? अगर इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो और इसकी स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर हो तो क्या ये क्रॉस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। 50 से क्रॉस नहीं होना, फिर किससे होना है? फिर किससे होना है? 50 में ये जो मैंने 10 एक्स्ट्रा दिया है ना, अब क्रॉस हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा सर, क्योंकि इसकी स्पीड कैसी हो गई? एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा को ही मैथ्स में क्या कहते हैं? डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंस। तो ये 50 से क्रॉस नहीं हुआ, 50 के पास जो एक्स्ट्रा 10 है ना, 10 इससे क्रॉस हुआ है, और ये 10 क्या है इन दोनों का? डिफरेंस। इसलिए रिलेटिव स्पीड कैसे बनती है? डिफरेंस से बनती है। क्या आपको मेरी बात पहुंच रही है बच्चों? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा हैं इसके अंदर, मैं मानता हूं। आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो एफर्ट्स भी तो एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, मेहनत भी तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ना। कब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे? कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाए? एफर्ट्स, कोशिश तो करनी पड़ेंगी। देखो मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ, कर रहा हूँ ना, आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और आपसे क्या चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरी इस मेहनत को आप सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। ये चाहता है, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा हम आपको दे रहे हैं और आपसे थोड़ा सा फीडबैक चाहते हैं। गिव एंड टेक वाला रिलेशन है भाई साहब, यहां से एजुकेशन लो, वहां से सब्सक्रिप्शन और फॉलो और कमेंट दो। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। ये थे हमारे ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेन के बाद हमारे सामने आ रही है बोट। ये रही हमारी बोट, जुम भाग रही है, कह रही है आज तो गंगा नदी को क्रॉस करके ही मानेंगे। आज पूरी की पूरी गंगा नदी शुरू से लेके एंड तक हम अपनी बोट से कवर करने वाले हैं। आइए ध्यान से। तो बोट एंड स्ट्रीम। बोट तो आप जानते ही हैं क्या होती है, नाव जिसे हम हिंदी में कहते हैं। स्ट्रीम क्या होता है? ये जो वाटर है ना, पानी जिस स्पीड से फ्लो करता है, इसके इस फ्लो को ही क्या बोला जाता है? स्ट्रीम। इस फ्लो को ही क्या बोला जाएगा? स्ट्रीम। इसका एक नाम और होता है क्या? करंट। क्या होता है इसका नाम? करंट। स्पीड, करंट, स्ट्रीम, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? वाटर के, पानी के। याद रहेगा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों स्पीड ऑफ बोट जो होगी ना, वो तीन अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होगी। आइए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बच्चों अगर पानी रुका हुआ है तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगी? तो हमारा आंसर है स्पीड ऑफ बोट होगी अकॉर्डिंग टू अस वी। वी ऐसा करते हैं हम, एक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक्स किलोमीटर पर आवर।
ये मैंने यहाँ पर वी और यू लिख दिया, वो फिर क्या होगा आगे जाके मैं केस सबको पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, तो वहां पर क्या यू आएगा, तो इसलिए मैंने वी और यू की जगह क्या कंसिडर कर लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ स्पीड ऑफ बोट की। कंडीशन क्या है, इन स्टिल वाटर, कौन सा वाटर, स्टिल वाटर, पानी रुका हुआ है। अब जो इस बोट चलेगी वो अपनी स्पीड से चलेगी, उसको किसी तरह का कोई पुश नहीं मिल रहा है और किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं आप बात, ना कोई इसको धक्का दे रहा है ना ही कोई इसको रोक रहा है, पानी कैसा है हमारा, शांत पड़ा हुआ है, और हमारी बोट अपनी मजे से स्पीड से जा रही है x किलोमीटर पर आवर। क्या बात क्लियर है? अगर बोट होती ही नहीं, कौन होती, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या होती बेटा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करता हूं तो इसको बच्चों मैं y किलोमीटर पर आवर कंसीडर करने वाला हूं। ये मैं खुद से मान रहा हूं, चीजें आसान हो जाएं, सिंपल हो जाएं, आसानी से सॉल्व हो जाएं, इसलिए मैं खुद से अज्यूम कर रहा हूं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या कंसीडर किया मैंने, x, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो पानी है उसकी स्पीड क्या है, तो उसको मैं लेके चल रहा हूँ y किलोमीटर पर आवर। मोस्टली ये किलोमीटर पर आवर में होती है, इसलिए मैंने इनको किलोमीटर पर आवर में लिखा। आगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा, जैसे कंडीशन आएगी उसके हिसाब से हम करेंगे। फिलहाल हमारे लिए बोट की स्पीड x है, और वो भी कौन सी स्पीड, इन स्टिल वाटर, और वाटर की स्पीड जो है हमारी वो y किलोमीटर पर आवर है। अगर पानी चलेगा तो अपनी स्पीड से चलेगा। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। इस फर्स्ट केस में हमने स्पीड ऑफ बोट देखा। अब स्पीड ऑफ बोट फिर से आएगी, देखो कंडीशन क्या होगी। कंडीशन है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। कैसी कैसी कंडीशन है, इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है, जिस डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है पानी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करे। जिस डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है पानी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करे, इस कंडीशन को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और इसमें स्पीड ऑफ बोट क्या होगी वो समझने की कोशिश करते हैं हम। अच्छा, इस कंडीशन को मैं बच्चों v से रिप्रेजेंट करूंगा, किससे, v से, इसीलिए मैंने यहां से v और u को ना क्या किया, हटा दिया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड को। ठीक है, अब आप ही बताइए, आप ऐसे जा रहे हैं, आप बोट में बैठे हैं, पीछे से पानी आके आपको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं, बोलो, बढ़ेगी कि नहीं, या कम हो जाएगी? तो आपका आंसर होगा सर बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल और दूं, आप जा रहे हैं, पीछे से तेज हवाएं आ रही हैं, तो अब आपकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं, या कम हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर स्पीड बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप खुद की स्पीड प्लस आपकी स्पीड जुम बढ़ने लगे, है ना। एक और एग्जांपल दूं, आप प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, दिल्ली गए हो कभी, दिल्ली के दिल्ली वालों, ओ दिल्ली वालों, मेट्रो में देखा होगा ना आपने, बस आप मेट्रो के गेट की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ, आपको अंदर नहीं जाना, खड़े रहना बस, पीछे वाले लोग आपको अंदर पहुंचा देंगे मेट्रो में। ओ भाई, आप तो जाने नहीं चाहते थे, लेकिन पीछे वालों की स्पीड ने आपको पुश करके अंदर पहुंचा दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जब हम एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, अच्छा डायरेक्शन देखो दोनों का कैसा है, सेम। ये सेम डायरेक्शन वो ट्रेन वाला नहीं है, ये सेम डायरेक्शन कौन सा है, बोट वाला। यहां पर बोट को पीछे से क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। बढ़ेगी स्पीड, क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आर, ये हमारी स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कंडीशन ये हमने पढ़ा। ये हमारा सेकंड केस है बच्चों। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होता है, v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्लियर है। अब आता है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस देखते हैं, आइए, ये हमारा थर्ड केस यहां समझ लेते हैं। तो थर्ड केस में क्या है, अच्छा ये डायरेक्शन याद रखना है ना, कैसा डायरेक्शन है, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। यहां पर स्पीड प्लस हो गई, वहां माइनस हो रही थी, यहां प्लस हो गई। केस समझ में आ रहा है क्यों प्लस हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है हमारा थर्ड कंडीशन, ये कैसा है, ये है इन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि हमारी बोट जो है नन्ही सी यहां जाना चाहती है, लेकिन पानी यहां जाना चाहता है। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन है। अब क्या होगा, इस स्पीड को मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं इसको, इस केस को क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे,
यू से। किससे करेंगे? यू से। यू मीन्स अप स्ट्रीम और वी मीन्स डाउन स्ट्रीम। याद रहेगी बात? आगे बढ़ते हैं। अगर अप स्ट्रीम आना है, अब यहाँ देखो भाई, हम जाना चाहते हैं यहाँ से। इसको, इस केस को हम पानी वाले केस को थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं किससे? हवा वाले केस से। देखो ध्यान से, हम जाना चाहते हैं यहाँ से और बहुत तेज हवाएं आ रही है यहाँ से। ये हवाएं हमारी स्पीड को क्या करेंगी? कम करेंगी। कम करेंगी, स्पीड को रोकेंगी, कम करेंगी। कर रही हैं? तो यहाँ पर स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है? नहीं नहीं, ये तो रोक रहा है ना। तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। हम स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल लो। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बहुत सारे लोग अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि उनको एग्जिट लेना है और हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाना है, क्योंकि हमें अपनी ट्रेन पकड़ना है। तो यहां से हम आ रहे हैं, यहां से हम आ रहे हैं, वहां से वो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। अब जब हम आएंगे और अपने ओवर ब्रिज के ऊपर जब हम टकराएंगे, तो क्या ये लोग हमें स्पीडली आगे बढ़ने देंगे? नहीं। हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। क्यों लगेगा टाइम? टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा टाइम? टाइम बढ़ रहा है मतलब स्पीड क्या होने वाली है? कम। ये लोग हमारी स्पीड को रोकेंगे ना, हमें धीरे 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 आगे निकलना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ऐसा ही काम किसके साथ होता है? बोट के साथ होता है। बिल्कुल सेम टू सेम यही काम बोट के साथ होता है। जब बोट आगे बढ़ना चाहती है तो पानी आके उसको रोकता है और उसकी स्पीड को कम करता है। उतना ही कम कर पाता है जितना कि उसकी एफिशिएंसी है, जितनी कि उसकी ताकत है। समझ रहे हैं बात? तो जब पानी इसकी स्पीड को आके रोकेगा, कम करेगा, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड आएगी, ये क्या है? रिलेटिव स्पीड। यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आर होगी। क्या होगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। सेम डायरेक्शन में बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या होगी? डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऑफ बोट क्या होगी? कम हो जाएगी। सेम डायरेक्शन को क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। और अपोजिट डायरेक्शन को क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई होगी। ये आपको याद रखना है बच्चों। मैंने आपको 3 केसेस पढ़ाए, तीनों का एक बार रिवीजन करते हैं। एक में हमारी बोट नॉर्मल जा रही है, पानी अपनी जगह शांत पड़ा हुआ है, तो हमारी बोट चलती चली आएगी। क्या है ये? x किलोमीटर पर आवर। बोट है नहीं, सिर्फ हमारा वाटर है। ज़ुम 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 ज़ुम। किस स्पीड से जा रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर। क्या बात क्लियर है? लेकिन अगर दोनों हों तो 2 केस हो सकते हैं। एक हो सकता है सेम और एक हो सकता है अपोजिट। तो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पानी बोट को क्या करेगा? पुश करेगा कि चल भाग, और भाग मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड। और जब अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो पानी क्या करेगा? इसका अपोज करेगा, रोकेगा, रुक जाओ, आगे मत जा। लेकिन ये आगे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, सब कुछ क्लियर हो रहा है भाई। नहीं हो तो आप इसको 2-3 बार देखो। बहुत ही रिलैक्स होकर हर चीज बताने की कोशिश, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना शायद डिटेल में कोई नहीं जाएगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई सब जरूरी है, ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है, हमारी स्पीड ऑफ बोट हो चुकी है, ये फॉर्मूले हमारे एवरेज स्पीड के आ गए। यहाँ पर जाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके सामने और रख देता हूँ। क्या है वो छोटी सी बात? कि अगर आपको कभी स्पीड ऑफ बोट फाइंड करना हो, क्या? स्पीड ऑफ बोट कभी फाइंड करना हो इन स्टिल वाटर, और आपके पास ये दोनों स्पीड हो बोट की, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, और इन दोनों की हेल्प से अगर आपको एक्स बताना हो तो आप इन दोनों को प्लस करना, दोनों स्पीड को प्लस करके हाफ कर देना, तो आपको एक्स मिल जाएगा। और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेकर, हाफ कर दोगे तो आपको y मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? आइए समझते हैं। देखिए, v मीन्स होता है x प्लस वाई और u मीन्स होता है x माइनस वाई, x माइनस वाई। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो 2x हो गया और y क्या हो गया? 0, है ना? y क्या हो गया? 0। और अगर मैं इस वैल्यू को 2 से कट कर दूं तो क्या मुझे x मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। मतलब दोनों स्पीड को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाता है? x। और ऐसे ही यहाँ देखो, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x माइनस एक्स क्या हो गया बच्चों? 0। और y में से माइनस होगा माइनस वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या बन जाएगा? 2y। और अगर इस 2y में से मैं 2 को कट कर दूं तो क्या बचेगा? y। तो दोनों का डिफरेंस लेने के बाद 2 से डिवाइड करोगे तो y आएगा, और सम लेने के बाद 2 से डिवाइड करोगे तो x आएगा। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है जल्दी से क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दी से स्पीड फाइंड करने के लिए। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए हर एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने एक फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड की जाएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड का क्या होता है बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे। अब आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस में हमारे पास स्पीड कितनी है, दो, S1 एंड S2। अगर हमें एवरेज स्पीड ऑफ S1 S2 चाहिए तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। मेथड होगा प्रोडक्ट अपॉन सम। क्या याद है आपको टाइम एंड वर्क, दो टाइम को मिलाने का मेथड बताया था मैंने, S1 इंटू T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, याद है। बस वही मेथड यहाँ लगेगा। डिफरेंस क्या है वो समझ लो। डिफरेंस ये है कि S1 इंटू S2 प्रोडक्ट अपॉन सम, ये तो लिखना है, लेकिन आगे 2 और आ जाएगा। और ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ स्पीड्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ स्पीड को। याद रखिए स्पीड पहले से ही किस में है, एवरेज में। एवरेज का एवरेज बना रहे हो आप, क्या कर रहे हो, एवरेज का एवरेज बना रहे हो, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा। तो यहां पर 2 आ गया। सर अगर स्पीड मोर देन 2 होती तो क्या हम एवरेज स्पीड बना पाते, और एवरेज स्पीड मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर दो। आइए वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। मैं दिल्ली से आगरा गया, और मैं दिल्ली से जब आगरा गया तो मेरी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसलिए बोला जा रहा है बच्चों कि मैं एक कांस्टेंट स्पीड से चल ही नहीं सकता। कभी स्पीड ब्रेकर आएगा, कभी अच्छा हाईवे आएगा, कभी खराब आएगा, बीच में कार आएंगी, ट्रक आएंगे, और पता नहीं क्या क्या आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं एक स्पीड से तो चला नहीं सकता। तो एवरेज स्पीड ही होगी मेरी, जिसमें टोटल डिस्टेंस और लगने वाला टोटल टाइम होगा। क्लियर है बात। तो अगर मैं दिल्ली से आगरा आगरा जाता हूं तो मेरा एवरेज स्पीड क्या आता है 40 किलोमीटर पर आवर, और जब मैं आगरा से वापस दिल्ली आता हूं तो मेरी एवरेज स्पीड आती है 50 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंटायर जर्नी में, जाने और आने में, आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ये तो जाने की थी, ये आने की थी। अगर एंटायर जर्नी में आपको एवरेज स्पीड बतानी है तो कैसे बताओगे। तो मेथड है हमारा मेथड है हमारा एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी इज इक्वल टू 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये लगाना है, ये मेथड लगाना है और आंसर आ जाएगा। आइए देखिए क्या होगा। 2 इंटू 40 इंटू 50 अपॉन 40 प्लस 50। तो ये हो गया भाई हमारा 5 4 जा 2 4 जा 8, और 8 5 जा 40। 40 के साथ दो जीरो और आ गए, और 40 प्लस 50 कितना हो गया 90। ये जीरो से जीरो कर कैंसिल हो गया। 9 से कैंसिल करूंगा, 9 4 जा 36, रिमेनिंग 4, 9 4 जा 36, रिमेनिंग 4 बाय 9 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी एवरेज स्पीड होगी इन एंटायर जर्नी। क्या आपको बात क्लियर है। इस तरह से जब आप अपनी दो और दो से ज़्यादा स्पीड्स को मिलाना चाहते हैं तो उससे एवरेज स्पीड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है वो क्या है, वो ये है कि डिस्टेंस यहाँ पर कैसी होगी, कांस्टेंट। डिस्टेंस कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसका ध्यान रखें। दिल्ली से आगरा गया, अगर फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर है, तो जब वापस आऊंगा तो भी 200 किलोमीटर होगा। तो अगर मेरी कांस्टेंट डिस्टेंस पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स हैं और उनको मैं मिलाकर एवरेज स्पीड बनाना चाहता हूं तो ये फॉर्मूला होगा, अगर मेरे पास दो स्पीड हैं तो। और अगर सर मोर देन 2 स्पीड होती तो, एक स्पीड 10 है, एक 20 है, एक 30 है, अगर इन तीन तीन स्पीड को एवरेज स्पीड बनाना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, आइए वो भी बताता हूं। वो फॉर्मूला होगा ये, वो फॉर्मूला होगा ये। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्पीड है S1 S2 S3 और भी बहुत सारी भाई साहब, जितनी हो उतनी। फॉर्मूला होगा ये, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एन मीन्स नंबर ऑफ स्पीड्स। एन मीन्स क्या, नंबर ऑफ स्पीड। दो है तो दो लिख दो, तीन है तो तीन लिख दो, चार है तो चार लिख दो, और इसके बाद 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2 प्लस 1 अपॉन S3 डॉट डॉट डॉट, जितनी स्पीड हो सबको इस फॉर्मूले में लिख देना और सॉल्व कर लेना। तो जो वैल्यू आपके सामने आएगी उसी को बोला जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ ऑल। एवरेज स्पीड ऑफ ऑल। क्या मेरी बात क्लियर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। बहुत मेहनत कर रहा हूं यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इतना डिटेल कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं कि अगर कोई अनपढ़ बच्चा भी होगा तो वो भी सीख जाएगा सारी चीज। जी बच्चों यहाँ आ जाओ। तो इसके अंदर हमने कितना कुछ सीखा।
तो इस लेक्चर में हमने इतना सब कुछ सीखा, रिलेटिव स्पीड बनाई, नॉर्मल स्पीड बनाई, शॉर्ट ट्रिक्स देखे। अब कुछ मॉक टेस्ट आप लगा के देखिए, क्या आपको फायदा मिला या नहीं मिला वो मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे इसके बाद। ये हो गया हमारा एंड, और एंड में जाते जाते के साथ शेयर करता हूं कि सक्सेस स्टार्ट्स विद सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है बच्चों, रेगुलर कंसिस्टेंट होना, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे कुछ करना है तो कुछ करना है। आप अपने गोल्स को, चाहे छोटे हों या बड़े गोल्स हों, आप बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते। आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। इसे हिंदी में हम कहेंगे कि सफलता जो है आत्म अनुशासन, अनुशासन के साथ अपनी ज़िंदगी को जब आप बिताएंगे तभी जाके आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। दिस इज समीर अहमद खान। मिलते हैं वेरी सून एक नए वीडियो, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।